नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम रोजाना खेती किसानी से जुड़े अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप उसका समाधान जान सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए बताते हैं। आज हम बात करेंगे सर्दियों में अमरूद की फसल के रखरखाव के बारे में। साथ ही आपको हम जानकारी देंगे कपास की उन्नत खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है, आपको हमें बस अपने फोन से टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। टोल फ्री नंबर क्या है, आइए बताएं आपको। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपसे उनका परिचय करवा दें। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ डॉक्टर राम आश्रय, बता दें प्रधान वैज्ञानिक हैं IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राम आश्रय आपका। साथ ही साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरजीत सिंह बराड़ जी। बता दें आपको ये फसल वैज्ञानिक हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भटिंडा पंजाब में। डॉक्टर बराड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में किस तरह से आप अपने जो अमरूद के बाग हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं, रखरखाव कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कपास की उन्नत खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो बता दिया है क्या करना है, आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ आइए हमारे कार्यक्रम की चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर राम आश्रय का। डॉक्टर आश्रय, अमरूद की रखरखाव के बारे में बात करेंगे, देखभाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे मैं पहले जानना चाहूंगी अमरूद की खेती के स्तर के बारे में। हमारे देश में क्या स्तर है इसका? देखिए, अमरूद एक विदेशी फल है, हमारे देश का ये वंशज नहीं है, लेकिन जब से ये हमारे देश में आया और इसकी बढ़त इतनी ज़्यादा हो गई कि हर घर और हर प्रांत में कहीं न कहीं पहुंचा हुआ है। अगर हम हिमालय क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस क्षेत्र को छोड़ दें, बाकी सारे हमारे भारतवर्ष में अमरूद की खेती फल फूल रही है और इसके साथ साथ इसने अपनी पहचान बनाई है आपके उपभोक्ताओं के बीच में। खासकर आप अगर सर्दी का मौसम आता है तो आप खोजते हैं कि इलाहाबाद का अमरूद, इलाहाबादी अमरूद, उसको इलाहाबाद के पेड़े के नाम से भी या इलाहाबाद के लड्डू के नाम से भी जानते हैं। अब इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये वहाँ बहुत ही प्रचलित है और हमारा जो गंगा जमुना का क्षेत्र है इसकी तलहटी में अमरूद की बहुत ही उन्नत किस्में विकसित हुई हैं और बहुत ही उन्नत खेती की जा रही। इसके अलावा आपका इसका अगर आप पोषण की बात करें, बहुत ही पोषण से भरा हुआ फल होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तकरीबन 350 से लेकर 400 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम आपके अमरूद होते हैं। तो ये आपका नींबू वर्गीय फल हैं, करीब करीब उससे करीब 6 या 7 गुनी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे मौसमी या संतरा या नींबू की बात करें तो आप जान सकते हैं कि कितना ये विटामिन सी से भरपूर है। तो कई तरह के पोषक तत्वों से यहाँ पर भरपूर है। इसका सेवन करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मगर अगर हमारे किसान इसकी खेती अपनाते हैं तो उनको भी अच्छा मुनाफा दिलवा सकती है ये फसल। जी, निश्चित तौर पर हमारे किसानों को मुनाफा मिल सकता है। किस तरह से आपको प्रबंधन करना है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डालें। ये समय अमरूद की देखभाल करने के लिए काफी अहम है। इस समय बाग में निराई गुड़ाई, खाद और उर्वरक प्रबंधन, कीट प्रबंधन से लेकर तुड़ाई और विपणन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस महीने में अमरूद के बागों में निराई गुड़ाई और सिंचाई की व्यवस्था करें। इसके साथ ही इस समय गोबर की अच्छी तरह से सड़ी गली खाद को रासायनिक उर्वरकों जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ दिया जाना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा भी इस महीने में देनी चाहिए। 6 साल के पौधे को आमतौर पर 60 किलो गोबर की खाद, 1 किलो यूरिया, 2.5 किलो SSP और आधा किलो MOP दे सकते हैं। 75 ग्राम नाइट्रोजन, 65 ग्राम फास्फोरस, 50 ग्राम पोटेशियम प्रति पेड़ प्रति वर्ष की दर से भी दे सकते हैं। उर्वरकों की खुराक सिर्फ मिट्टी की जांच के आधार पर ही दे। अमरूद की पोषी जड़ें 25 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी की सतह में मिलती है, इसलिए उर्वरकों के बेहतर उपयोग के लिए उन्हें पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर गहराई में दिया जाना चाहिए।
आने वाले समय में पाला भी पड़ेगा। ऐसे में पेड़ों और छोटे पौधों को पाले से बचाने की व्यवस्था करें। छाल खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीट द्वारा बनाए गए छेदों की पहचान कर उनमें मिट्टी के तेल या पेट्रोल से भीगी रुई को डालें। इसके बाद उन्हें गीली मिट्टी से बंद कर दें। पके फलों को पक्षियों के प्रकोप से बचाने की तैयारी करें। इसके लिए पेड़ों पर पक्षियों को डराने वाला चमकीला फीता लगा सकते हैं। फलों की किस्मों और आकार के आधार पर उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट ले। ऐसा करने से बाजार में फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। स्टूलिंग विधि से पौधे तैयार करने के लिए 2 से 3 साल के पौधों को जमीन से 4 से 5 इंच ऊंचाई पर काट दें। इससे उनमें अगली तिमाही में फुटाव आएगा। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कपास के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर बराड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बराड़, अभी के समय की बात करें तो चुनाई के लिए ये कार्य करने के लिए सही समय है। कई हमारे किसान जो हैं कपास की चुनाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ किसान रह गए हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या करने की सलाह देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। इसका जो अगर हम उत्पाद करें यहाँ पे हरियाणा में खेती काफी रख देती है, इसमें कपास की चुनाई का जो समय है वो चल रहा है। तो इसमें जो ज्यादातर किसानों ने जो कुछ चुनाई है वो ज्यादा अधिकतर कर ली है, पर कुछ बच रहे हैं। उनको सलाह ये है कि सजेशन है कि जी चुनाई ये जल्दी से जल्दी खत्म कर लें, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आ रही है, नमी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, उसमें गिरावट आती है। उसमें जो मॉइस्चर भी चला जाता है, नमी चली जाएगी, उसका कलर है वो भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मार्केट में अच्छा दाम है नहीं मिलता। तो पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी चुनाई हो जाए। चुगाई होने के बाद गेहूं की जो बिजाई है वो भी समय सिर कर सकें। जी, तो चुनाई जल्दी से जल्दी करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है हमारे किसानों को, क्योंकि आगे सर्दी बढ़ती जाएगी, नमी बढ़ जाएगी, तो उससे फसल प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में जल्द से जल्द चुनाई का कार्य पूरा कर लें। उसके बाद आपको अगली फसल भी तो लगानी है। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि गेहूं एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कोई और फसल आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयारियां करने के लिए समय चाहिए। तो जल्द से जल्द आप चुनाई का कार्य कर लें। और किस तरह से आप कपास की खेती को अपनाकर अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डालें। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है और इसका बिनौला पशुओं के भोजन के रूप में काम आता है। जिन इलाकों में बरसात कम होती है वहां कपास की खेती ज्यादा जल धारण क्षमता वाली मटियार भूमि में की जाती है। वहीं जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो वहां बलुई और बलुई दोमट मिट्टी में कपास की खेती की जा सकती है। कपास की किस्मों का चयन आप अपने इलाके और वहां की परिस्थितियों के हिसाब से करें। कपास की बुआई करते समय देसी किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कपास में आखिरी सिंचाई 33% टिंडे खुलने पर करें और इसके बाद कोई सिंचाई नहीं करें। कपास में टपक सिंचाई कर सकते हैं। इससे बिजली, मेहनत और करीब 70% पानी की बचत हो जाती है। टपक सिंचाई से पौधों को घुलनशील खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति की जा सकती है। ऐसे में हर पौधे को सही तरीके से पर्याप्त पानी और उर्वरक उपलब्ध होने के कारण उपज भी बढ़ेगी। कपास के पौधों में दीमक, हरे तिल्ले और अमेरिकन सुंडी लगने का खतरा रहता है। इनसे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से समय रहते उचित उपाय करें। बात अगर चुनाई की करें तो कपास में फूल काफी लंबे समय तक आते हैं। सभी पौधों पर फूल एक साथ नहीं आते और हर पौधे पर भी सारे फूल एक साथ नहीं आते हैं। फसल बोने के 2-2.5 महीने बाद फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। फूलों के साथ ना खिलने के कारण कपास की चुनाई काफी समय तक चलती रहती है। जब काफी संख्या में गुले पक जाए तो पहली चुनाई कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा जब कुछ और गुले पक जाए तो उन्हें चुन ले। चुनाई कितनी बार करनी चाहिए ये कपास की किस्म, बरसात और पंक्तियों की दूरी पर निर्भर करता है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर राम आश्रय का। डॉक्टर राम आश्रय, अभी के समय की हम बात करें, जैसे हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है यहाँ पर, आगे ज्यादा हम तापमान में गिरावट देखेंगे, तो ऐसे में अमरूद के बागों में किस तरह के कार्य करने चाहिए? जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा था, निराई गुड़ाई, सिंचाई, इस
तमाम प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है? देखिए, जैसे आपने अभी यहाँ पे इशारा किया कि अमरूद के खेत में निरंतर कुछ न कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं और हमें प्राथमिकता देनी होती है कि किस समय कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी ऐसी कृषि पद्धति है जिसको हम सबसे पहले करें, सर्वोपरि करें। तो ज़्यादातर हमारी जो उत्तर भारत में अमरूद की किस्में इस समय पकना शुरू हो गई हैं। ज़्यादातर जैसे ही दीपावली का त्योहार आता है उसके तुरंत बाद अमरूद की आवक शुरू हो जाती है सर्दी के सीजन की बाजार में। तो हमारे किसान भाई इस समय कतई कोताही ना बरतें। जिन खेतों में या जिन बागानों में अमरूद पूरा आकार ले चुका है और ये आकार लेने के साथ साथ इसमें हरापन कम होने लगता है और हल्का सा जब पीला पड़ता है तो इसको हम जो है ब्रेकिंग स्टेज कहते हैं, कलर ब्रेकिंग स्टेज। जिस समय इसका गहरे हरे रंग से हल्का हरा रंग हो जाए उस समय इसकी तोड़ाई शुरू हो जाती है और वो इस समय अवस्था आ चुकी है। हमारे किसान भाई जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पकना शुरू हो चुका है और इसको हमारे किसान भाई जल्दी से जल्दी तोड़ के, क्योंकि जैसा एक साथ तो इसमें फूल आता नहीं, आपको कई क्रमवार यहाँ पे इसकी तोड़ाई करनी पड़ती है और तकरीबन 7 दिन के अंतराल पे तोड़ाई करते रहने चाहिए। हाँ, इस समय तोड़ाई करते समय आपको खास सावधानी रखनी होगी कि इसको तोड़ते समय बिल्कुल तोड़ के नीचे नहीं गिराएं। प्रयास ये होना चाहिए जो फल काटने की कैंची होती है, जैसे हम सिकेटियर बोलते हैं, उसको हम डंठल के बिल्कुल ठीक बिल्कुल सटा के काटें, जिससे इसका डंठल तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम आप कम से कम दे सकें। अगर 1/4 सेंटीमीटर, कहने का तात्पर्य 0.25 सेंटीमीटर की सतह से इसकी डंठल छोड़ते हुए काटें और उसको किसी जो है साफ सुथरी जो क्रेट्स होती हैं प्लास्टिक की उसमें रखें। आपकी बांस की डलिया है या अरहर की छड़ियों से बनी हुई डलिया होती हैं उसमें नहीं रखें, क्योंकि उसमें खरोच आ जाती है, बहुत ही नाजुक होता है। दूसरे हमारे जो भी किसान भाई बहन अमरूद की तुड़ाई कर रहे होते हैं उनके हाथ में लोहे की अंगूठी नहीं होनी चाहिए, उनके नाखून अच्छी तरीके से कटे होने चाहिए, वरना जो फल है उस पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, खरोच आती है, खरोच या कट पड़ सकता है और उससे आपका जो भी कीटाणु होते हैं, आपके जो भी विषाणु होते हैं, फफूंदी है, वो अपना उसमें प्रवेश कर जाती है और उसका जो बाजार में मोल मिलना वो नहीं मिलता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ सावधानी बरतें। सबसे पहली प्राथमिकता आपने बता दी कि किस तरह से बरतनी है और इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हरियाणा के यमुनानगर से हमारे साथ रामजी लाल जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा मैं हरियाणा से बोल रहा जी। रामजी लाल मेरा नाम है जी, रामजी लाल सैनी जी। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अमरूद के पेड़ लगा रखे जी, और उनमें ना बहुत कीड़ा है जो पत्ते सारे छन लेकर रखे। हाँ, कीड़े लग गए हैं। डॉक्टर आस्ट्रे, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ जी, दवाई कौन सी लेनी है? दवाई देखिए, अगर आप ने बागान लगा रखा है अमरूद का तो उसके लिए आपको कुछ रासायनिक उपचार की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कहीं अपनी गृह वाटिका में लगा रखा अमरूद, 2-4 पेड़ लगा रखे हैं, तो मैं कहूँगा आप दूसरा विकल्प चुनें। दवाई की बजाय आपके जो इसमें कीड़े आ रहे हैं, पत्ते में छेद कर रहे हैं, या आपके अमरूद सड़ के उसमें सुंडी पड़ जा रही है और नीचे गिर रहे हैं, वो फल मक्खी के अंडे देने की वजह से जब वो अंडा फूटता है तो उसमें मैगट बनता है, सुंडी, और आपके फल नीचे टपकने लगते हैं पीले होके। तो ऐसा अगर आपके 2-4 गृह वाटिका में फल हैं तो उनके ऊपर आप पतला नेट होता है, जिसे कहते हैं आप मच्छरदानी के तरह का नेट आता है नायलॉन का, उसको लेके आप पेड़ों को ऊपर से चारों तरफ से ढक दें जी। तो इस तरीके से उसमें जो आपकी फल मक्खी है या दूसरी उसकी जो बीटल्स हैं जो आपकी पत्तियां काट रही हैं, उसमें छेद कर रही हैं, वहाँ नहीं जा पाएंगी और आपके जो फल हैं और पेड़ की पत्तियां हैं वो बची रहेंगी। इस तरीके से दूसरे आप बचाव कर सकते हैं। अगर आपने 2-4 एकड़ का कहीं बाग लगा रखा है तो निश्चित तौर पर ये पद्धति काम नहीं करेगी, आपको रासायनिक उपचार करना पड़ेगा। और रासायनिक उपचार के लिए सबसे पहले आपका जो फल मक्खी है उसको नियंत्रित करना होगा। इसके लिए आप एक फेरोमोन ट्रैप आता है जी,
वो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आपका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, दूसरा आप सोनीपत के बगल में महाराणा कृषि विश्वविद्यालय आपका उद्यानिकी विभाग का ही खुला हुआ है, करनाल के बगल में, वहाँ जाएं, उनके यहाँ से भी आप फेरोमोन ट्रैप से प्राप्त कर सकते हैं, उनका कीट विज्ञान संभाग है। इसके अलावा आप कुछ चुंगा भी बना सकते हैं। जहरीला चुंगा बनाने के लिए आपको गुड़ लेनी होगी। मान लीजिए आपको 1 लीटर बनाना है तो तकरीबन आप 600 ग्राम गुड़ ले लें और उसको गर्म पानी में हल्का सा घोल लें और इसमें आपका मेटासिस्टाक्स नाम की एक दवाई आती है और 1 जो लीटर आपका ये घोल बनेगा उसमें तकरीबन आप 3 मिलीग्राम मेटासिस्टाक्स डाल दें तो एक जहरीला चुंगा बन जाएगा। और इसी को आप किसी मिट्टी के बर्तन, जैसे आपके कोई मिट्टी का बर्तन है छिछला, उसमें भर के जगह जगह आपके बागान में 10-15 जगह रख दें। इससे क्या आपकी फल मक्खी आएगी, उसको चाटेगी, उसको खाएगी और ये मर जाएगी। तो एक ही तरीका होगा। दूसरा आपका, अगर इसके अलावा आपको इस छिड़काव बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मेटासिस्टाक्स दवा लें और तकरीबन 15 लीटर पानी में इसकी 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा अच्छी तरीके से घोल लें और इसमें अपने पूरे बागान में छिड़काव करें। इसको 15 दिन के अंतराल पे दोहराते भी रहें। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि हमारी मधुमक्खियां जो कि मित्र कीट हैं हमारे बागान में आती हैं, तो ऐसे समय जब मधुमक्खियों की आवक कम से कम हो तभी छिड़काव करें। ये अवस्था होती है आपके शाम के वक्त जिसमें हवा थमी हुई होती है और तकरीबन 4 से 5 के बीच में मधुमक्खियां जो है आपके पेड़ों पे नहीं होती हैं, तब आप छिड़काव कर सकते हैं और इससे बचाव यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, कई तरह के विकल्प हैं आपके पास नियंत्रण के लिए। हमारे विशेषज्ञ ने सबके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है, पूरी प्रक्रिया किस तरह से करनी है आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आप इसको अपना करके निश्चित तौर पर इस समस्या से निजात पा सकते हैं और ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में अमरूद के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ कपास की उन्नत खेती के बारे में। लगातार हमारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। आपको बस क्या करना है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे जो हमारे टोल फ्री नंबर है इन पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। इसी के साथ आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बराड़ का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर बराड़, आपने बताया कि चुनाई जल्द से जल्द यहाँ पर हमारे किसानों को कर लेनी चाहिए। चुनाई के पश्चात किस तरह की प्रक्रिया रहे, किस तरह के कदम रहे हमारे किसानों के? हाँ जी, बिल्कुल जी। इस चुनाई के बाद अगर हम बात करते हैं पिछले 2-3 साल में उत्तर भारत में पहले ना ये जो पिंक बॉलवर्म जिसको हम गुलाबी सुंडी बोलते हैं, इसका प्रकोप बिल्कुल नहीं जी। पर साल से पहले, आज से 3 साल पहले जींद में, हरियाणा में थोड़ा सा इसको देखने को मिला। उसके बाद 2 साल पहले ये बठिंडा में भी देखने को मिला। पर इस सीजन में ये पूरे पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के कुछ एरियो में इसका जो हमला था वो काफी देखने को मिला, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो अगर ये जो टाइम चल रहा है चुनाई के बाद, तो अगले सीजन हमारा ये पिंक बॉलवर्म की गुलाबी सुंडी की वजह से नुकसान ना हो, तो उसके लिए हम अब सुचेत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये समय
उसको उसकी रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जब चुनाई के बाद की फसल को काट के फेंकते हैं, इसको हम रख लेते हैं बालन के रूप में, हम जलाने के लिए रसोई में जलाते हैं किसान वीर, या और किसी पर्पज के लिए रख लेते हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं जलाने के लिए। पर ये इसमें ना क्या होता है कि जो गुलाबी सुंडी का जो अंश है, उसमें जो सुंडी समाधि की अवस्था में जो इसके जो हरे टिंडे हैं और जो इसमें जो कपास बच गई, सीड बच गई, निबोले बच गए, उसमें ये जो समाधि की अवस्था में सर्दियों में रहती है। और अगला जब सीजन शुरू होगा, अगली बार हम जब कपास बोएंगे, उसके बाद उसके जब फूल आएंगे तो उस पर वो अटैक कर दे। तो इस समय पे ये ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम चुगाई के बाद उसकी जो छटियां हैं, जो उसका बालन है क्रॉप, जो कटाई के बाद, तो उसका जो रखरखाव है बहुत ढंग से करें। उसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम कटाई के बाद उसको खेत में ना छोड़ें, उसको हम गांव में ले आए, घर ले आए, और कोशिश करें अगले साल जब हमने कपास की बिजाई करनी है उससे कम 3 महीने पहले उस सारी रहंद खूंद को, इस सीजन वाली को हम किसी भी तरह नष्ट कर दें, जला दें, उसको उपयोग कर लें, जला। क्योंकि अगर हमने अगले सीजन बोने तक इस सीजन की जो कपास की छटियां हैं जो उसको रख लिया, तो वो हमारे लिए ज्यादा खतरा बनती है गुलाबी सुंडी को फैलाने के। तो एक तो हमारे पास ये है कि हम जो छटियां हैं उसको घर ले जा रहे हैं, गांव ले जा रहे हैं, पर अगला सीजन स्टार्ट से पहले कम से कम 3 महीने हम उसको खत्म कर रहे हैं या नष्ट कर देंगे। जी, दूसरा एक बहुत अहम ये है कि अगर हम चुगाई के बाद, हमारे पास कई तरह के जो औजार हैं ट्रैक्टर से चलने वाले उपलब्ध हैं, जैसे रोटावेटर है, एक ट्रैक्टर मशीन आती है, तो वो क्या करती है कि वो नरमे की चुगाई के बाद उसकी फसल को काट के जमीन पे खिंडा देती है, और उसके बाद हम जुताई कर देते हैं। कई तरह के इम्प्लीमेंट है, जैसे रोटावेटर हो गया, डिस्क हैरो हो गया, तो उससे हम जो कपास की जो छटियां बची हैं उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से अगर उसमें कहीं भी गुलाबी सुंडी का कोई अंश बचा हुआ था, उसका कोई प्यूपा या कोआ बचा हुआ था, तो वो मिट्टी में मिलके हमारी जो सर्दी में हम फसल ले रहे हैं, जैसे गेहूं या कोई भी फसल ले रहे हैं, तो उस टाइम तक अपनी जो नेक्स्ट अगले सीजन में कपास बीजनी है, तब तक वो गल सड़ के खत्म हो जाएगा, हमारी फसल अगली बार जो हम कपास की फसल बीजेंगे तो इसके हमले से बच जाए। तो ये जो 2 इस समय हमें इनकी और ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस बार जो उत्तर भारत के ये दोनों स्टेट में, जैसे पंजाब और हरियाणा में, इसके हमले की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसके लिए रोकथाम के लिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सही समय चल रहा है। 2 यहाँ पर कदम बताए हैं हमारे विशेषज्ञ ने कि किस तरह से आप इसको नष्ट कर सकते हैं। अभी सही समय है, नष्ट कर दीजिए, अन्यथा अगली बार जब आप कपास की फसल बोएंगे तो उसमें इसका प्रकोप हो सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बनारस से, रामकोड़ा मिश्रा जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। आप अपने टीवी पर ध्यान मत दीजिए, सीधा फोन पर हमसे बात कीजिए। हाँ मैडम, हमारा सवाल है। जी हाँ, हमारा सवाल है। जी, हेलो, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल पूछिए। अमरूद के खेती में जो एक विशेष किस्म का अमरूद होता है, जो साइज में बहुत बड़ा होता है और उसमें बीज नहीं होती है। जी, तो उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? उसके विषय में आप जो है हमको डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर साहब से बनवाइए। जी, डॉक्टर आश्रय क्या कहेंगे? हम खेती करना चाहते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर आश्रय? रामकुड़ानंद मिश्रा जी, आप ने सवाल किया है कि एक इसमें ऐसी किस्म आई है जिसका
जो अमरूद का आकार 2 किलो तक या उससे भी ज़्यादा जाता है, औसतन 1 किलो तक मिलता है, शायद उसी की आप बात कर रहे हैं। और इसको हम मुख्यतः या एक प्रचलित नाम है इसको थाई अमरूद। थाई अमरूद आया हुआ है। आप निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं काफ़ी एक उत्सुकता जागृत कर रहा है किसान भाइयों में। लेकिन अगर हम उपज के साथ साथ इसमें स्वाद है या दूसरे इसके गुण हैं, उनकी अगर तुलना करें हम, हमारी जो भारतीय प्रजातियां जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा हुआ, लखनऊ 49 हो गया, आपका ललित है, हिसार ललित है, इलाहाबाद सुरखा है, इन सब के साथ अगर इसकी तुलना करें तो इसकी गुणवत्ता, कहने का मतलब इसमें मिठास है और विटामिन सी की मात्रा है, या एक इससे आप पेक्टिन जो इसमें होता है, अमरूद की जो है जेली भी बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है, जैम जेली बनाते हैं, ये इससे नहीं बनाई जा सकती है। और इसकी जो पोषण मान है वो काफ़ी कम होता है। हाँ, इसमें उपज बहुत ज़्यादा मिलती है जी। और ये अभी तक हमारी जो सरकारी जो भी रजिस्टर्ड नर्सरी हैं पंजीकृत, वहाँ पे इनका उत्पादन नर्सरी में नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं ये मंशा है कि हम अपनी सफल रहें कि इसमें उपज तो ज़्यादा होती, लेकिन जब ज़्यादा उपज हो जाएगी आपकी तो बाजार में इसको आपकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। हाँ, अगर पहली बार जो कोई देखेगा कि आकार बहुत बड़ा है, खरीद के ले जाएगा, लेकिन अगर उसका एक बार इस्तेमाल करेगा, उसका प्रयोग करेगा, दोबारा उसको नहीं मांगेगा। तो इसलिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर इसका रकबा बहुत बढ़ गया, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उत्पादन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे किसान भाइयों को कहीं न कहीं इसकी कीमत में मार खानी पड़ेगी। तो इतनी अच्छी जो कीमत है वो यहाँ पर हमारे किसानों को नहीं मिलेगी। हाँ, आप इसको लगा सकते हैं, आपको एक छोटे स्तर पर हम यहाँ पर लगाने की लगा सकते हैं। और ये कहीं कम हमारी कुछ जो प्राइवेट नर्सरी हैं वहाँ से इसका आप पौधा ले सकते हैं और उसको तो आप छोटे स्तर पर इसको आप लगा के दे सकते हैं और इसकी तुलना कर सकते हैं। जी, एक बार ये आप ट्रायल के लिए छोटे स्तर पर इसको लगा लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह का यहाँ पर बाजार में प्रतिक्रिया मिल रही है, मूल्य मिल रहा है, उसके बाद ही आप उसको बृहद स्तर पे अपनाएं, उसके बाद ही बड़े स्तर पर आप इसकी खेती करें। इस वक्त बिहार से के बक्सर से राम बाबू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हम मैम बोल रहे थे कि मेरा अमरूद 5 से 6 महीना हो गया। 5 से 6 महीने का हो गया है, फिर क्या हुआ उसमें? उसको विकसित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। जी, 5 से 6 महीना हो गया है, अच्छी बढ़वार के लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर आसरे? देखिए, जिस तरीके से हमें अच्छा जो है भोजन अपने जो भी बच्चे होते हैं उनको पालने के लिए अच्छी खुराक देनी पड़ती है। अच्छी खुराक का मतलब अगर हम उसको थाली परोसते हैं, उसमें दूध भी हो, उसमें आपका प्रोटीन युक्त दालें भी हों, उसमें कुछ आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उस भी होनी चाहिए। उन सब का हम एक अच्छा मिश्रण देखिए, अच्छा पोषण देखिए, अपने बालकों को सबल और बड़ा बनाते हैं। उसी तरीके से अमरूद की जो आपने 5-6 महीने का पौधा है, निश्चित तौर पर ये अभी शिशु अवस्था में है और इसको आप अच्छी तरीके से खाद दें। खाद का मतलब आपकी गोबर की सड़ी हुई खाद, अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद है। अगर ये अभी बहुत छोटा पौधा है, अगर आप 10 किलोग्राम भी गोबर की खाद उसके चारों तरफ से अच्छी तरीके से सड़ी हुई मिला देते हैं, तो गोबर की खाद एक ऐसी खाद होती है कि जिसमें आपके नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, इसके साथ साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और साथ साथ ये आपके जब गोबर की सड़ी हुई खाद जमीन में मिलाते हैं तो इसके जो एक बफरिंग कैपेसिटी का काम करती है। अगर एकदम सर्दी आती तो उसके सर्दी के आघात से भी पौधों को बचाती है, एकदम गर्मी आती है तो उस प्रबल गर्मी से भी पौधों को बचाती है। इसलिए गोबर की खाद बहुत ही अहम है। मैं ये कहूँगा इसको आप देते रहें। इसके अलावा जब आपका पौधा 1 साल का हो जाए उसके सब बाद उसमें प्रति साल तकरीबन आप आधा किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फास्फेट और तकरीबन 200 ग्राम तक यूरिया और उससे आपकी गोबर की मात्रा बढ़ा दें। आप 20 किलो प्रति वर्ष के हिसाब से उसमें देते जाएं और पानी का भराव ना होने दें, कीट पतंगों से बचाव करें।
तो इस निश्चित तरह तौर से आपका आपकी पौधा अच्छी जो- तरीके से जी, बढ़ेगा। अच्छी तरह से उसकी बढ़वार यहाँ पर होगी ही। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर बराड़ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बराड़, कपास की उन्नत खेती आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है। वर्तमान समय में चुनाई कर रहे हैं हमारे किसान, उसके पश्चात किस तरह के कार्य करने हैं आपने बता दिया, लेकिन अच्छी उपज के लिए हमारे किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी? किस्में कौन सी ले सकते हैं? किस तरह की तैयारियां हमारे किसान कर सकते हैं अगले सीजन की अगर हम बात करें तो? हाँ जी मैम, अगर हम अच्छी उपज के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि हम उसकी कपास की जो किस्म है वो कौन सी ले रहे हैं जी। जब देश की बात करते हैं तो जब पहले हमारे यहाँ पे कपास है वो बीटी नहीं थी, उसके बाद 2000 के करीब जो बीटी नरमा भारत में आया, पंजाब में इसकी 2005 से 6 से शुरुआत हुई है जी। तो अब किसान जो वीर हैं वो अभी तक हमारा जो 90% 95% से भी ज्यादा रकबा जो वो बीटी कपास के अंदर है। तो बीटी कपास का ये ठीक है, इसमें कई तरह के जो कीड़ों का हमला है वो कम होता है। वो जो सुंडियां है जैसे अमेरिकन सुंडी है, जैसे चितकबरी सुंडी है, पिंक वाली भी पहले इसमें कम लगती थी, तो इनका जो रोकथाम अच्छी से हो जाती है क्योंकि हमें कोई भी केमिकल जो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसमें सबसे ज्यादा ये बात है कि हर कंपनी के जो कई तरह के हाइब्रिड्स आ रहे हैं, बीटी हाइब्रिड्स, वो हमारे अलग अलग स्टेट्स के लिए, रीजन्स के लिए बहुत अलग अलग स्पेसिफिक हैं। जैसे हम उत्तर भारत की बात करते हैं उसके लिए अलग से हैं, दक्षिण भारत के लिए हमारे अलग से हैं, मध्य भारत के लिए। तो हमारे जो स्टेट लेवल पे जो हमारे जो कृषि अनुसंधान हैं वहाँ पे इनकी ना टेस्टिंग चलती है और उसके बाद किसानों के लिए इनकी लिस्ट जारी की जाती है हर साल कि इस साल के ये जो किस्में हैं नरमे की, जो कपास की, तो इसकी के लिए सिफारिश की जाती है। तो किसान वीरों को भाइयों को ये बेनती है कि उसमें से जो किस्म है उसकी चोन करें। और दूसरा जो कपास की खेती के लिए सबसे अहम बात है जो बिजाई के समय हम कई बार की कटाई और किसी और फसल के कारण उसकी बिजाई लेट हो जाती है, उसकी वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगले सीजन में जो समय सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हम बात कर रहे थे के बाद जो हमारी गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए कार्य करने हैं, उसमें जैसे हमने दो कार्य बताए थे जो जरूरी हैं इसके रोकथाम, उसका मैं एक और थोड़ा सा फायदा बताना चाहता हूँ, जिसमें हम कॉटन में जो उसकी जो छटियां है उसको हम श्रेडिंग करते हैं, उसको काट के हम जमीन में मिला देते हैं, चाहे वो रोटावेटर से मिला देते हैं, किसी और तरीके से मिला देते हैं ट्रैक्टर से। तो उसका एक फायदा है कि उसमें जो ऑर्गेनिक है, जो तत्व है, जो क्रॉप में पहले हमारी जो कपास की फसल है जिसने ये तत्व हमारी जमीन से ले रखे हैं, अगर हम उसको लेके कहीं और जाएंगे तो वो हमारे वहां से खेत से निकल गए, अगर हम उसको जमीन में मिला देंगे तो कई तरह के तत्व हैं जो हमारी जमीन में मिल जाएंगे और जमीन की सेहत अच्छी हो जाएगी, उस मादे में बढ़वार होगी जो हमारी जमीन की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और अगली फसलों के लिए हमें जो हम खाद यूज करते हैं, खाद की वरतों करते हैं जैसे केमिकल, तो कम करनी पड़ेगी। जी, तो देखिए किस तरह से आप तैयारियां कर सकते हैं। और अभी के समय जब आप यहाँ पर चुनाई के पश्चात अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं, उससे क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में विशेषज्ञ ने बता दिया है। ऐसी ही और बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आधा घंटा गुजर गया। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है।
फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अमरूद के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और कपास की उन्नत खेती आपको करनी है तो किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता दें बबल नारायण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। हेलो 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 जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप टीवी की आवाज कम कर दीजिए और सीधा हमसे हेलो अपना सवाल पूछिए। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो जी अपना सवाल पूछिए बबन जी। हाँ सर, ये मेरे पास अमरूद की खेती है। हाँ 400 पेड़ है सर, लेकिन अभी उसमें जो है तो आली निकलती है, आली निकल रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर आसिफ? आप बबन जी इसको दोबारा दोहराएंगे क्या? क्या समस्या है? अभी मैंने उसके ऊपर क्लोरोफाइट ये फवारनी भी की है। हाँ तो उसमें कोई कीड़ा लगा है बबन जी? हेलो हेलो हाँ सर, हाँ कीड़ा लगा है, कीट लगता है हमें। कीट लगता है जिसके लिए इन्होंने दवा का भी छिड़काव किया है डॉक्टर आसिफ। तो आपने इसमें क्लोरोफाइट का स्प्रे किया है? हेलो बबन जी आपने क्लोरोफाइट का छिड़काव किया है उसमें बबन जी? हाँ सर, हाँ सर जी। तो उससे आपको जो परिणाम मिलने चाहिए? हाँ सर किया है। अब उससे कीड़े मरे नहीं क्या? कीड़े अभी भी हैं या खत्म हो गए हैं बबन जी? नहीं सर, नहीं, कीड़े नहीं खत्म हुए हैं, अभी समस्या बरकरार है, अभी भी कीड़े हैं। देखिए अगर किसी की सिफारिश से आपने इसमें क्लोरोफाइट का इस्तेमाल किया है तो कहीं न कहीं कुछ कीड़े अगर रह गए हैं तो आपकी उनकी जो सिफारिश है 15 से 20 दिन के बाद इसको पुनः दोहरा सकते हैं। और ये सुनिश्चित करें जहाँ से भी आप कीटनाशक आपने लिया है वो शुद्ध हो। कहीं न कहीं इसमें मिलावट भी कहीं कहीं होती है, उससे हमारे किसान भाइयों को जो उससे वांछित परिणाम मिलने चाहिए उस कीटनाशी के प्रयोग से वो नहीं मिल पाते हैं, या जिसकी जितनी मात्रा हमें मिलाई जानी चाहिए प्रति लीटर पानी में उसमें कहीं न कहीं हम उतार चढ़ाव कर देते हैं, उसकी वजह से भी वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। तो निश्चित तौर पे आपने जो भी ये इंसेक्टिसाइड डाला है इसको आप बदल भी सकते हैं।
आप दूसरा भी कोई सिस्टमिक जो इसे कहते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कीटनाशक उसको भी ले सकते हैं, जैसे कि आप मेटासिस्टास्क है या दूसरा क्लोरपाइरिफास है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनकी मात्रा भी आप को इनके जो सांद्रण होता है कंसंट्रेशन उसके ऊपर लिखा होता है कि प्रति 15 लीटर या प्रति 20 लीटर पानी में कितना छिड़काव। हाँ, इसके साथ साथ जो स्प्रेयर आप यूज़ करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं आपका पैर से चलाने वाला या पीठ पे रखने वाला स्प्रेयर होता है, उसका नाजल भी कभी कभी सही आपके जो उसमें फुहार बनती है उसको नहीं बनाता है। उससे भी ऐसा होता है कि एक सार जो है यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं हो पाता है आपके बागानों में, उससे भी कहीं जगह जगह पे कीट बच जाते हैं। तो ये कुछ जैसे मैंने बातें बताई, इन पे आप गौर करें, पुनर्विचार करें और इसका दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कमियां रह गई हों उनको आप दूर करते हुए निश्चित तौर पे दूसरी जो एक जो अल्टरनेट है विकल्प को अपना के उसको उपयोग करके आप निजात पा सकते हैं इन कीटों से आपके जो बागान में लगे हुए। जी, तो इस वक्त बेगूसराय से रामशंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 रामशंकर जी। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारे अमरूद में कीड़ा लग जाता जी। अमरूद में कीड़ा लग जाता है, कोई आपको अभी लगा हुआ है? का जो फल है वो फल पकने लगता है, फल में कीड़ा लग जाता है। एक पौधा है कि बगीचा है आपका? आपके पास एक पौधा है या है? जी, आपके पास एक पौधा है या फिर पूरा बाग है? उसमें कीड़ा लगता है। रामशंकर जी, आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, हमसे सवाल पूछिए। आपसे हम पूछ रहे हैं कि एक पौधा है या पूरा बाग है? 10 पौधे हैं। 10 पौधे हैं? ना ना ना, हम मोबाइल पर ध्यान दिए हुए। 10 पौधे हैं जी जी, 10 पौधे हैं। 10 पौधे हैं तो 10 पौधे। जी हाँ, जी हाँ, आपका सवाल आ चुका है हमारे तक। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप इसमें कुछ कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे हमारे कृषक भाइयों ने भी ये सवाल किया, खासकर जब फल पकने लगता है वो काफ़ी थोड़ा मुलायम होता है और उस वक्त इसमें जो है फल मक्खी इसकी त्वचा के बिल्कुल नीचे अंडे देती है और ये जब अंडे फूटते हैं तो उससे सुंडी बनती, छोटी छोटी मैगट बनते हैं और वो अंदर आपका गूदा खाने लगते हैं और उसकी वजह से आपका फल, पका हुआ फल या जो पकने की अवस्था में होता है, नीचे झड़ने लगता है और बहुत बड़ी मात्रा में झड़ता है और आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो निश्चित तौर पे आप इसमें कुछ रासायनिक का प्रयोग कर सकते हैं। उन रासायनिकों में जैसा कि मैंने पहले नाम लिया, आपका इमिडाक्लोरपिड है या क्लोरपाइरिफास है या मेटासिस्टास्क है, 2 3 4 जिन दवाइयों का मैंने नाम लिया, इनको ले आए और आपका 10 आपके पौधे हैं तो 10 पौधों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें तकरीबन 30 लीटर पानी का ही बर्ताव होगा। 30 लीटर पानी के लिए प्रति लीटर आपको इन जैसे तीनों कीटनाशकों को मैंने नाम बताया, इमिडाक्लोरपिड है या क्लोरपाइरिफास है या मेटासिस्टास्क है, इनकी मात्रा तकरीबन 2 से 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर के हिसाब से हम बनाते हैं और इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करने के बाद देखेंगे ये जो फल मक्खी है उस पर नहीं आएगी और इससे कि जो आपके फल पकने की अवस्था में वो नीचे झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे और आपको इससे राहत मिल जाएगी। जी, तो आपको क्या करना है रामशंकर जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बराड़, फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। किस्मों के बारे में तो आपने हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों बहनों को बता दिया, अब आप तैयारियों के बारे में भी बता दें कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं हमारे किसान कपास को लगाने के लिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली एक कपास में सबसे अहम बात एक और है जो जैसे हमने बात की कि किस्म की हो गया, दूसरा इसकी बिजाई टाइमली करनी है, लेट नहीं होने देनी है, और तीसरा हो रहा है कि इसमें हम जब इस पहली रौनी करते हैं, पहली सिंचाई करते हैं बोने के लिए, उसका वो अगर हम इसकी हल्की सिंचाई करते हैं तो उसमें जो जमीन में नमी है वो ज्यादा नहीं बनती, तो गर्मी की वजह से जो पौधे हैं 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद
वो गर्मी की वजह से मरने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी जो सिंचाई बोने से पहले जो हम रौनी कहते हैं जिसको, अगर वो हम उसको अच्छे पानी से, एक तो उसको हम जो ट्यूबवेल वाला पानी है और जिसमें कई तरह के साल्ट हैं जो उसमें मतलब वो सिंचाई के लायक नहीं है, उसका उपयोग ना करें। दूसरा, कोशिश करें कि हम जो नहर का पानी है उसकी उपयोग करें, और जो सिंचाई है वो पूरी खेत भर के दें ताकि उस जो नमी है वो 1 महीने तक बिजाई के बाद बरकरार रहे और हमारे जो गर्मी की वजह से नुकसान ना हो पाए। जी, तो इन बातों का जरूर ध्यान में रखना है हमारे सारे ही किसान भाइयों बहनों को। और कपास के साथ साथ अमरूद से जुड़ी जानकारियां और आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अमरूद की देखभाल और कपास की खेती के बारे में। अब समय काफी कम रह गया है, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त भी बता दें आपको, हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर बिहार से। क्या है उनका सवाल, आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा अमरूद का बगान है, तो उसमें क्या होता है कि अमरूद पूरा दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको जब फाड़ते हैं बीज से जी, तो उसमें कीड़ा रहता है और उसके जो बिच्चा जो है वो सब सड़ा हुआ रहता है। क्या कहेंगे डॉक्टर आश्रय ऐसे में? देखिए अखिलेश जी, ये जो सवाल है पुनः उभर के आ रहा है। कई हमारे दूसरे भी किसान भाई बहनों ने भी ये सवाल किया। अमरूद में कीड़े लगते हैं, वो नीचे झड़ने लगते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि अमरूद देखने में तो काफ़ी स्वस्थ दिखता है, लेकिन जब हम उसको खाने बैठते हैं, उसको काटते हैं, तो मन विचलित हो जाता है, अंदर से कीड़े निकलते हैं, गूदा सड़ा हुआ होता है, बदरंग होता है, और कहीं न कहीं ये हैरान करता है, परेशान करता है उपभोक्ताओं को भी, हमारे किसान भाइयों को भी। उनको कीमत नहीं मिलती है, और उपभोक्ता कहीं न कहीं लाया और उसको जब खाने बैठता है तो उसको बहुत ही एक तरीके से निराशा होती है। तो निश्चित तौर पर इन सब का एक ही कारण है, फल मक्खी। फल मक्खी को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं।
अपने बागान को हमेशा साफ सुथरा रखें और जो भी संस्तुत की जाती है कीटों को नियंत्रित करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इसके अलावा अगर आपकी गृहवाटिका में कुछ पौधे हैं तो उसके ऊपर आप जाल डाल सकते हैं, निटलॉन, आप नायलॉन का जो मच्छरदानी जैसा है वो एक तरीका हुआ। इसके तरीके से आप जहरीला चुंगा भी बना सकते हैं, जिसको मैंने बताया था कि गुड़ का घोल बनाए और मेटासिस्टास के उसमें डाल के जगह जगह आप बागान में रख दें या पेड़ के आसपास, तो फल मक्खी आएगी, उसको खाएगी और वो मर जाएगी, जिससे कि उसका जो मल्टीप्लाई वो उसकी वंश वृद्धि नहीं होगी और तो इस तरह से यहाँ पर रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा इसमें आपका जो मेटासिस्टास का है या इंडोसल्फान, नहीं इंडोसल्फान मैं यहाँ माफी चाहूँगा, ये समय प्रयोग नहीं होता है, आपका क्लोरोपाइरिफास है, इमिडाक्लोरपिड है, इन सभी रसायनों का प्रयोग करें। जैसा मैंने इनकी मात्रा कितनी डाली है आप सुन रहे थे, आपने मैंने बताया है, तो इस तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं और जो आपके कीड़े लग रहे हैं जो आपके बागान में, उससे आप बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 नंद स्वरूप जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आप दोबारा कोशिश कीजिए, हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कॉल लगेगा हम आपका सवाल सुनकर जवाब आप तक पहुंचाएंगे ही। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बराड़ का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बराड़, हमारे किसानों को आप कपास की उन्नत उपज हम कहें हासिल करने के लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की यहाँ पर सलाह देंगे? किस तरह से, जैसे सफेद सोना ही कहा जाता है इसे, तो अपने लिए फायदेमंद किस तरह से बना सकते हैं हमारे किसान? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हम कपास की खेती के लिए किस्मों की चोन, बिजाई, समा और जो इसकी सिंचाई है उसके बारे में बात कर चुके हैं। जी जी। एक इसमें और समस्या आती है, इसमें जो नदीन है, खरपतवार है, जो वो बहुत बड़ी समस्या है, खास करके पहले 2 महीनों में। तो इसके लिए जो खास ध्यान रखने की जरूरत ये है कि कपास की खेती नदीनों को खत्म करने के लिए जो हम निराई और जुताई करते हैं, इसमें गुड़ाई करते हैं, ये बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बराड़, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। कॉलर हमारे साथ नागौर राजस्थान से जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं पहले, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल है जी, ये कपास के बारे में सवाल है। क्या पूछना चाहते हैं आप कपास के बारे में? ये राजस्थान में नागौर जिले के दरोड़ा गांव में इस साइड में कपास बोते हैं, मेरठ तहसील में। जी डॉक्टर बराड़, क्या कहेंगे, नागौर राजस्थान में ये कपास लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, लगाते हैं। तो इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? हर साल पीछे कपास चुनाई आती है ना, उस समय ये गल जाती है। उस समय क्या होता है? गल जाती है? नहीं, जल जाती है। जल जाती है, पत्ते जल जाते हैं, सूख जाते हैं। जी। इस समय इस स्टेज पे कितने महीने की फसल जलती है? लास्ट स्टेप पे जैसे चुनाई आती है ना, उस चुनाई का समय जैसे ही करीब आता है तभी यहाँ पर पत्ते जल जाते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है डॉक्टर बराड़? हाँ जी, कपास की खेती का जैसे हम सबसे पहले एक रिपोर्ट भी चली थी कपास की, उसमें जैसे बताया गया था कि कपास की फसल ऐसी है जिसमें कपास के पौधे की बढ़वार, उसमें फूल और फल, मतलब एक साथ सब कुछ एक साथ चलता है। उसमें टिंडे भी है, उसमें फूल भी आ रहे हैं, उसके पत्ते भी आ रहे हैं नए। तो क्या दूसरी फसलों में जैसे पहले पत्तों की बढ़वार होती है, उसके बाद उसके जैसे कोई कणक है, गेहूं है, धान है, उसमें दाने बाद में बनते हैं, उसमें पत्तों की बढ़वार स्वयं रुक जाती है। पर कपास पत्तों की बढ़वार और फूल और फल एक साथ होने की वजह से उस समय कपास की जो खुराकी तत्वों की जरूरत है उतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जमीन से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जी। तो इसका हल हमने जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने सिफारिश किया है कि उस टाइम उसकी जो खुराक है उसकी पूर्ति के लिए हम कुछ खुराकी तत्व है जो उसको उस समय पे स्प्रे करते हैं। जी। जैसे जब कपास फूल आने शुरू हो जाते हैं, टिंडे बनने शुरू हो जाते हैं, उस समय हम 13-0-45 जिसको पोटाशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, हाँ। उस 2% के 4 स्प्रे 7 दिन के वक्त पे करने की सिफारिश करते हैं। वो स्प्रे 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। जी। उससे क्या कि जो हमारे कपास में की फसल के पत्ते और फूल वो दोनों
सेहतमंद रहते हैं, फूल गिरते कम हैं, टिंडे ज्यादा लगते हैं। उसके बाद जब टिंडे पूरे बन रहे होते हैं उसके मतलब इस स्टेज से कह लो कि जब फूल कम हो गए, टिंडे स्टेज पे भी एक तत्व है जिसको हम मैग्नीशियम कहते हैं, उसकी भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पत्ते पीले पड़ जाते हैं, लाल हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन तत्वों की आपूर्ति करने से ये जो समस्या है ये दूर हो जाएगी और ऐसे में हमारे किसान जो हैं अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर बराड़, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी बिल्कुल, इसी के साथ डॉक्टर राम आश्रय भी मौजूद है हमारे साथ, इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि अमरूद की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, कपास की उन्नत खेती के लिए आपको किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। अब अगले अंक में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले अंक का जो विषय है वो रहेगा उत्तर भारत के लवणीय जल में झींगा पालन। साथ ही बताएंगे हम आपको सूकर पालन की बीमारियों एवं रोकथाम के बारे में। और आपके पास कोई भी सवाल है पहले ही हम तक पहुंचाइए, हमें ईमेल कीजिए hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और एक और विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। अमरूद की खेती और कपास की खेती से जुड़ी अहम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सफर का ये पड़ाव जरूर आखिरी है, पर थोड़े लम्हों का एहसास अब भी बाकी है। हर पहलू में कई रंग मिले जीवन के, पर थोड़े रंगों में रंगना अब भी बाकी है। कई अद्भुत मंजर देखे, कई नई बातें जानी, पर थोड़ी जिंदगी की मुस्कान इस वक्त की सुराही में अब भी बाकी है। भावनात्मक जुड़ाव मुझे जो है इससे नजर आता है। मीलों चलकर अब मंजिल के करीब हूं मैं, पर गंगा से विदा लेना अब भी बाकी है। इस शो ने और गंगा ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा देखना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे आपके अपने दूरदर्शन नेशनल पर। आविष्कार जिससे बदल जाएगा फलों का रखरखाव। आपके किचन में वो फलों को सड़ने से बचाएगा। वो फार्मूला जो किसानों को होने वाले नुकसान से बचाएगा। वो आविष्कार है सुपर गार्ड। ना बिजली का खर्च और ना मेंटेनेंस का झंझट।
देखिए फलों का सुपर कार्ट नए भारत के नए किसान में शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान बदलते भारत की शान।